आज का टॉपिक है नास्ति, नॉन एग्जिस्टेंस। अस्तित्व वस्तु का स्वरूप माना जाता है, किंतु नास्तित्व जिसे नॉन एग्जिस्टेंस कहते हैं वो भी वस्तु का स्वरूप है। अस्तित्व और नास्तित्व एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों मिलकर के वस्तु का जो निश्चित स्वरूप है उसको फिक्स करने में सहायता करते हैं। इसलिए हम वस्तु को पॉजिटिव रूप में तो हमेशा देखते हैं, किंतु नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखते कि उसमें क्या चीज नहीं है या वो क्या नहीं है। हम मोस्टली वो क्या है इस स्वरूप पर ज्यादा हम उसके इस स्वरूप पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय कि वो क्या नहीं है इस बात पर हम ध्यान देते हैं। पर वास्तविकता में क्या है और क्या नहीं है, ये दोनों मिलकर के इस वस्तु के स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं। और इसी बात को ये नास्तित्व के सिद्धांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने पिछली बार में शादवाद के 7 भंगों की चर्चा की थी। उसमें शाद अस्थि का भंग हमको समझ में आता है कि हम किसी वस्तु के बारे में जब ये कहते हैं कि ये पुस्तक है, तो ये हमको सही लगता है, करेक्ट लगता है। इस जजमेंट में या इस स्टेटमेंट में कोई चीज रोंग नजर नहीं आती है। किंतु जब हम ये कहते हैं कि ये पुस्तक नहीं है, तो हमको ये लगता है कि पुस्तक है फिर नहीं है, ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। पर वास्तव में पुस्तक को नेगेट नहीं किया जा रहा है। पुस्तक पुस्तक के रूप में है, अन्य दूसरे किसी पदार्थ के रूप में नहीं है। ये कहना उस नास्तित्व का या पुस्तक नहीं है इस सेंटेंस का ये अर्थ होता है। तो जो इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं, उनको फिर पुस्तक नहीं है स्टेटमेंट रोंग नहीं लगता है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं लगता है, बल्कि करेक्ट लगता है। पुस्तक नहीं है ऐसा कहने के पीछे जो उद्देश्य है कि वो पुस्तक है, किंतु वो कॉपी नहीं है या पेन नहीं है या पेंसिल नहीं है या अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। और ये जो नहीं है ये कंसेप्ट जो हम बोल रहे हैं, वो वास्तव में पुस्तक के संदर्भ में बोल रहे हैं, न कि अन्य पदार्थों के संदर्भ में बोल रहे हैं। कॉपी अपनी जगह है, पेंसिल अपनी जगह है, पेन अपनी जगह है, अन्य पदार्थ अपनी जगह है, उनको नेगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि पुस्तक जो है उन पदार्थ के रूप में नहीं है, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। और जब हम ऐसा कहते हैं तो ये नहीं है, ये उस पुस्तक पर ही लागू होता है, न कि अन्य पदार्थों पर जिनका पुस्तक में अभाव दिखाया जा रहा है या पुस्तक को जिस रूप में नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसलिए स्टेटमेंट बनाते समय देयर इज ए बुक एंड देयर इज नॉट ए बुक, ऐसा सेंटेंस इसीलिए बनाया जाता है कि ये नॉट का नेगेशन का जो कंसेप्ट है, ये पुस्तक के संदर्भ में है, न कि अन्य पदार्थों के संदर्भ में है। और जब तक हम ऐसा नहीं प्रयोग करेंगे, तब तक ये कहना मुश्किल होगा हमारे लिए कि ये पुस्तक ही है और कोई पदार्थ नहीं है। ये सुनिश्चित करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए नेगेशन भी वस्तु के स्वरूप को सुनिश्चित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है, और इसलिए उसको भी वस्तु का स्वरूप मानना चाहिए, वस्तु का एसेंशियल एस्पेक्ट मानना चाहिए। उसके बिना वस्तु अपने आप में अधूरी है या उसका अस्तित्व पूरी तरह से डिफाइन करना मुश्किल है। इसलिए नास्तित्व को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना जरूरी है जितना हम अस्तित्व को देते हैं, एग्जिस्टेंस को देते हैं। तो ये खास बात इस चैप्टर में कही जाएगी। और नास्तित्व के कितने प्रकार होते हैं, किस किस रूप में हम वस्तु में, पर्टिकुलर किसी वस्तु में किसी चीज को हम अगर जब नेगेट करते हैं तो किस किस रूप में नेगेट करते हैं, ये सारा कंसेप्ट समझाने के लिए ये नास्तिक का चैप्टर हमारे सामने विशेष रूप से आता है। तो अब मैं ये जो बात आपसे कह चुकी हूँ कि एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस बोथ आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए रियलिटी। Without existence, reality will have no form as sky flower, and without non-existence, it cannot change
and will have a global form like Brahman. तो हम जैसे अगर हम वस्तु के अस्तित्व को न माने तो वस्तु एक तरह से शून्य जैसी स्थिति हो जाएगी। वो एक काल्पनिक चीज़ हो जाएगी, उसकी वास्तविकता कुछ भी नहीं बन पाएगी। जैसे कि हम आकाश कुसुम की बात करते हैं। फूल हमेशा धरती पर जो पेड़-पौधे होते हैं उन पर लगते हैं। आकाश में कोई पेड़-पौधा होता नहीं है और इसलिए उसका कोई फूल भी नहीं होता है। तो हम जो इस आकाश कुसुम जो का कंसेप्ट जो है वो अपने आप में शून्य कंसेप्ट है। वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी कंसेप्ट एंड आल्सो यू कैन से ए ज़ीरो कंसेप्ट। इस वस्तु का कोई अस्तित्व एक्चुअल में है नहीं। तो ये बताने के लिए कि कुछ चीज़ें संसार में ऐसी होती हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। उसको समझाने के लिए स्काई फ्लावर का उदाहरण दिया जाता है, कि जैसे स्काई में कोई फ्लावर होता ही नहीं है, वैसे ही कुछ चीज़ें इस संसार में है नहीं और हम कल्पना से उनको मान करके चलते हैं। इसी तरह से विदाउट नॉन एक्जिस्टेंस इट कैन नॉट चेंज। अगर हम वस्तु में नॉन एक्जिस्टेंस के कंसेप्ट को नहीं मानते, उसको रियलिटी का पार्ट नहीं मानते हैं, तो फिर वस्तु में कोई तरह का परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि परिवर्तन जब कभी होगा तो हम ये कहेंगे कि वस्तु पहले ऐसी दिखती थी और आजकल ये ऐसी दिखती है, पहले जैसी नहीं रही है। तो ये जो नहीं का जो कंसेप्ट हम लाते हैं, जब कभी उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन देखते हैं, तो हम कहते हैं ये अब पहले जैसी नहीं दिखती है। पहले ये जितनी सुंदर लग रही थी, अब वर्तमान में वैसी नहीं है। या पहले ये बच्चे के रूप में इनको देखा था, अब ये युवा हो चुके हैं, तो अब ये बालक नहीं रहे हैं। तो हमारा जो व्यवहार उस वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो बदलता है, उसमें परिवर्तन जो हुआ है उसके कारण से बदलता है। और अगर हम उस परिवर्तन को नहीं मानते हैं, उसको युवक होने के बाद भी उसे बालक या बच्चा ही समझते हैं, तो हमारा व्यवहार उसके प्रति वैसा होगा जैसा एक बच्चे के प्रति होता है। और वो एक प्रकार का एब्सर्ड बिहेवियर माना जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति अब बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, एजुकेटेड हो गया है, बहुत कुछ अपना सही और गलत का निर्णय करने की उसकी क्षमता हो गई है। तो हम ज़्यादा उसे कुछ सजेशन देने की हमारी ज़रूरत नहीं होती है। एक छोटा बच्चा नादान होता है, उसका कोई अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है, उसको हमें बार-बार कुछ समझाना पड़ता है। किंतु बड़े व्यक्ति को या जो बच्चा बड़ा हो चुका है, एजुकेटेड हो चुका है, समझदार हो चुका है, सही गलत का निर्णय करने में सक्षम हो गया है, उसको हमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम वस्तु में इस तरह का परिवर्तन नहीं मानेंगे, तो हमारा व्यवहार उसके प्रति जो होगा, उसको एक तरह से सही व्यवहार नहीं कहा जाएगा, एब्सर्ड व्यवहार कहा जाएगा या प्रॉपर व्यवहार उसके प्रति जो होना चाहिए वैसा हमारा नहीं होगा। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि वस्तु में परिवर्तन होता है। पहले वो जैसा था वैसा नेक्स्ट मोमेंट में नहीं रहता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, बदलाव होता है और उस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और पुराने स्वरूप को भूलना चाहिए, उसे उसका नॉन एक्जिस्टेंस मानना चाहिए। तो अगर ऐसा हम नहीं मानते हैं, तो एक ही वस्तु संसार के सभी रूपों में एक्सेप्ट करना पड़ सकता है हमें। हम अगर पुस्तक को पुस्तक है और कॉपी नहीं है ऐसा जब हम कहेंगे, तो अगर हम नहीं का कंसेप्ट बिल्कुल उसमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर उसे कॉपी भी कहिए, उसे पेन भी कहिए, पेंसिल भी कहिए, दुनिया की हर वस्तु उसमें आप शो कर सकते हैं या हर वस्तु के रूप में वो उस वस्तु को आप दिखा सकते हैं। तो जैसे ब्रह्म के बारे में कहा जाता है, हिंदू परंपरा में माना जाता है कि इस संसार में एक ही सत्य है और वो ब्रह्म है। और वो सृष्टि के जितने भी अन्य सारे पदार्थ हैं, सब ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता उन सभी में है। वो कोई अलग-अलग नहीं है, वो सारे एक ही हैं और ब्रह्म को इन सभी रूपों में आप देखिए, ऐसा कोई स्वरूप नहीं है जो ब्रह्म में नहीं पाया जाता है, जो सृष्टि में है और वो ब्रह्म का रूप नहीं है। तो ऐसा जो ग्लोबल फॉर्म में ब्रह्म के स्वरूप को जो इस तरह से डिस्कस किया जाता है, वैसा ही स्थिति हर पदार्थ की भी बन जाएगी, जब हम उसमें किसी तरह का नेगेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि कुछ चीज़ें इसमें हैं, कुछ क्वालिटीज़ इस पदार्थ में हैं, किंतु कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे पदार्थों का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है।
अदरवाइज हमको उन पदार्थों का दूसरे पदार्थों का अस्तित्व भी इस एक ही पदार्थ में विलीन करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा और इसी को सभी पदार्थों के रूप में देखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अन्य पदार्थों के अस्तित्व को हमें फिर डिनाई करना पड़ेगा या उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। उनका जो पदार्थों का जो डिफरेंसेस हमें दुनिया में दिखाई देता है, जिसे कहते हैं डिफरेंस या डाइवर्सिटीज़, तो ये या मल्टीप्लिसिटी जो कहलाती है, प्लुरैलिटी कहलाती है, ये सारे कांसेप्ट एक तरह से हमको क्या रिजेक्ट करने पड़ सकते हैं। ये कांसेप्ट केवल कांसेप्ट रहेंगे, इनकी वास्तविकता को हम स्वीकार नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसी बात होती नहीं है, क्योंकि प्लुरैलिटी भी होती है, डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करती है। उनको भी हमें एक्सेप्ट करना है, तो हमें ये नेगेशन के कांसेप्ट को भी अपनाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमें ये समझना है कि ये नेगेशन जो हम किसी भी वस्तु का दिखाते हैं, तो वो किस-किस सेंस में दिखाते हैं। नेगेशन भी 4 तरह के होते हैं। तो पहला नेगेशन बताया है प्राग अभाव। प्राग अभाव का मतलब होता है नॉन एक्जिस्टेंस बिफोर प्रोडक्शन और बिफोर ओरिजिनेशन। और जैसे उदाहरण के लिए कि दूध में दही पहले नहीं था, किंतु एक प्रोसेस से दही उसमें प्रकट हो जाता है। तो पहले तो दही नहीं था, पहले तो केवल दूध का फॉर्म था, बाद में वो दही का फॉर्म के रूप में कन्वर्ट हुआ है। तो पहले जब तक उसमें दही का फॉर्म नहीं क्रिएट हुआ था, तब तक वो केवल दूध के रूप में था। दही का उसमें अभाव था, यानी दही की एब्सेंस उसमें देखी जाती थी। उसे दूध कहा जाता था, उसे दही नहीं कहा जाता था। सो ये जो कांसेप्ट है, इसको प्रागभाव कहते हैं। यानी वस्तु अपनी उत्पत्ति से पहले, अपने अस्तित्व में आने से पहले, वो जिस रॉ मटेरियल से बनाई गई उसमें पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। दूध के रूप में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, दही के रूप में वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। किंतु एक प्रोसेस के बाद में वो दही के रूप में एग्जिस्ट करने लगती है या दही के रूप में हमें दिखाई देती है या दही के रूप में उसका वो अस्तित्व में आती है। तो इस तरह का यानी उत्पत्ति से पहले वो दही दूध में एब्सेंट था, तो हम इसलिए कहते हैं कि ये दूध है, दही नहीं है। तो इसे प्रागभाव कहते हैं। दही में जो है मक्खन होता है, साथ-साथ में छाछ भी होती है। तो अब जब हम इस दूसरा जो प्रकार अभाव का है, वो है प्रध्वंस अभाव। यानी वस्तु को उत्पन्न होने के बाद वस्तु नष्ट भी होती है, हमेशा बनी नहीं रहती है। जो चीज़ जैसी है वैसी हमेशा दिखाई नहीं देती है, उसमें बदलाव परिवर्तन होता रहता है, उसका पुराना रूप नष्ट हो जाता है, नए रूप में वो प्रकट होती रहती है या नया स्वरूप धारण करती रहती है, जिसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। रिन्यू करना कहते हैं, रिफॉर्मेशन कहते हैं। सो ये जो रिफॉर्मेशन, रिन्यू करने की जो प्रोसेस है, उसको हम प्रध्वंस अभाव के रूप में समझते हैं। कोई भी वस्तु जैसे हमने पहले दही के रूप में वस्तु को देखा, तो दही के रूप में जो उत्पन्न हुई थी उसको जब हम वापस बिलोते हैं, दही को हम जब बिलोते हैं तो उससे मक्खन और छाछ 2 चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। अब मक्खन दही के रूप में उसका विनाश हो गया है और अब वो मक्खन के रूप में अस्तित्व में आ गया है, यानी मक्खन बन चुका है। तो दही पर्याय का तो नाश हो गया और मक्खन पर्याय की उत्पत्ति हो गई है। तो दही का विनाश होने से मक्खन की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो दही का विनाश है इसको प्रध्वंस अभाव कहते हैं। किसी चीज़ का नॉन एक्जिस्टेंस होना आफ्टर डिस्ट्रक्शन, उस वस्तु का नाश होने से उसका जो अभाव होता है, उसका नॉन एक्जिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं प्रध्वंस अभाव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दही के रूप में जो चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही थी, उस रूप में वो नष्ट हो गई है, अब मक्खन के रूप में वो उत्पन्न हो गई है। तो मक्खन तो एक नया प्रोडक्शन हो गया, किंतु दही रूप में जो वस्तु थी उसका नाश हो गया है, वो नष्ट हो गई है। तो इसको नाश से यानी अब हम जो कहेंगे कि अब वो दही नहीं रहा है, अब मक्खन हो गया है।
ठीक है ना? दही मक्खन में बदल गया है। सो ये दही का जो विनाश है, ये एक इस तरह का नेगेशन है जो नाश से, किसी वस्तु के नष्ट होने से हम उसको नेगेशन की भाषा में बताते हैं कि अब वो दही नष्ट हो चुका है और मक्खन उत्पन्न हो गया है। और छाछ के रूप में या मक्खन और छाछ के रूप में अब वो दिख रहा है, दही के फॉर्म में वो अब नहीं रहा है। तो ये नेगेशन, इस तरह का जो नेगेशन हम कहते हैं कि दही नहीं है, अब मक्खन हो गया है। सो नहीं, ये जो हम कंसेप्ट लागू कर रहे हैं दही के ऊपर, ये दही के रूप में जो चीज़ थी, उसका उसके नाश होने से, उसका डिस्ट्रक्शन होने से, उसके लिए हम फिर अब नॉन एक्जिस्टेंट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहले वो दही के रूप में एग्ज़िस्ट कर रही थी, अब वो दही के रूप में एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है। तो ये प्रध्वंसा भाव कहलाता है। पहले था ओरिजिनेशन, से पहले उस चीज़ का अभाव था। अब ये है कि ओरिजिनेशन होने के बाद वो नष्ट जब हो जाती है, उसका पर्याय परिवर्तन हो जाता है, तब हम तब भी हम उसे अभाव के रूप में हम देख सकते हैं और उसे प्रध्वंस अभाव कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो नॉन एक्जिस्टेंस होता है, वो है इतरेतरा भाव। इतरेतरा भाव का मतलब है कि एक ही प्रकार के मटेरियल से 2 तरह की चीज़ें बन जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, एक पिलर है और एक कलश है। सो ये पल कुंभ और पिलर, ये दोनों संभवतः मिट्टी से ही बने हुए हैं, और अब मिट्टी से बने होने के बाद भी एक जो पिलर के फॉर्म में है और एक घट के फॉर्म में है। सो ये दोनों फॉर्म अपने आप में डिफरेंट है एक-दूसरे से। हम पिलर में घट को नहीं बता सकते और घट को पिलर नहीं कह सकते हैं। यद्यपि दोनों ही एक ही प्रकार के मटेरियल से बने हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, किंतु इन दोनों का स्वरूप पर्याय की दृष्टि से, इनके फॉर्म जो है वो डिफरेंट होने से, इनको एक-दूसरे में हम नॉन एक्जिस्टेंट बताते हैं। हम ये कहते हैं कि पिलर घट नहीं है और घट पिलर नहीं है। ये इस तरह का जो कांसेप्ट है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु में, दूसरी वस्तु का पहली वस्तु में जो अभाव दिखाया जाता है, ये इतरेतरा अभाव कहलाता है। यानी एक-दूसरे में एक-दूसरे का अभाव दिखाना, नॉन एक्जिस्टेंस बताना। और इस तरह का एक्जिस्टेंस जो है, ये इट इज़ विद बिगिनिंग एंड आल्सो विद एंड। ये हम इसकी बिगिनिंग भी हो सकती है और इसका एंड भी हो सकता है। अभी वर्तमान में पिलर के रूप में हमें जो दिख रहा है, ये पिलर बनाया गया है, और घट के रूप में जो चीज़ दिख रही है, वो घट के रूप में बनाई गई है। और इसको घट को हम अ, तोड़ करके पिलर का फॉर्म दे सकते हैं, पिलर को तोड़ करके हम घट का फॉर्म दे सकते हैं। तो इसमें दोनों है कि इसमें आदि भी हो सकता है और अंत भी होता है। तो ये नेगेशन जो है, इसका आदि और अंत दोनों होता है। प्रध्वंसा भाव में आदि होती है किंतु अंत नहीं होता है, और प्राग भाव जो है उसमें बिगिनिंग नहीं होती है किंतु उसका एंड हो सकता है। तो ये 3 तरह के अभाव हमने देखे। चौथा जो अभाव हमारे सामने आता है, वो है अत्यंताभाव। अत्यंताभाव का मतलब है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनको आप आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, एक-दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि सूर्य को आप चंद्र में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, चंद्रमा को सूर्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जीव को अजीव के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, अजीव को जीव नहीं बना सकते हो। तो ये संसार में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका आपस में कभी कन्वर्जन होता नहीं है। और इसीलिए ये फंडामेंटल रियलिटीज़ के रूप में जाने जाते हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व जाना जाता है। ये एक-दूसरे में कभी मर्ज नहीं हो सकते हैं या एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं या कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ये एक-दूसरे का फ़ॉर्म कभी नहीं ले सकते हैं। ये हमेशा के लिए एक-दूसरे से अलग ही रहते हैं। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं जिनका कि एब्सोल्यूट सेंस में किसी दूसरे पदार्थ में अभाव पाया जाता है, तो उसे अत्यंता भाव कहा जाता है। तो जीव का अजीव में, अजीव का जीव में अत्यंता भाव माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैटर कभी, बॉडी कभी लिविंग नहीं बन सकती है, और सोल कभी नॉन लिविंग नहीं बन सकता है। ये दोनों अपने हमेशा इसी तरह से रहने हैं। बॉडी हमेशा नॉन लिविंग एलिमेंट के अंतर्गत आएगी, सोल हमेशा लिविंग एलिमेंट के अंतर्गत आएगा। कभी भी कितना भी प्रयास करके, चाहे कितना भी विज्ञान विकसित हो जाए, वो जीव को अजीव में और अजीव को जीव में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में
अत्यंता भाव है, यानी ये these things are not what we say exchangeable, or they cannot be converted into into each other and in all the three times. कोई it is forever they cannot be converted into each other. तो ये जो चीज है जो कि किसी भी काल में किसी भी तरीके से ये संभव नहीं है, उस चीज को अत्यंता भाव कहा जाता है। तो जब हम ये कहते हैं कि सूर्य चंद्र नहीं है, चंद्र सूर्य नहीं है, जीव अजीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है, ये इस अत्यंता भाव की दृष्टि से कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कल जीव को अजीव हम बना सकेंगे, अजीव को जीव बना देंगे। जैसे कि पीलर को हम कभी घट का रूप दे सकते हैं और घट को पीलर का रूप दे सकते हैं। तो वो तो उसमें तो अत्यंता भाव नहीं है उस तरह के एक्सचेंज में। किंतु यहाँ जो सूर्य और चंद्र को आपस में कन्वर्ट करना हो या जीव को अजीव में आपस में कन्वर्ट करना हो, तो ये कभी संभव नहीं होता है। दूध से आप दही बना सकते हैं, किंतु पानी से कभी आप दही बना लेंगे, उससे कोई मक्खन निकाल लेंगे, उससे कोई छाछ बना लेंगे, ये कभी त्रिकाल में भी संभव नहीं होगा। तो जो चीज़ जिसमें बिल्कुल कभी त्रिकाल में भी उसका एग्जिस्टेंस उसमें कभी नहीं संभव हो सकता है, उसको हम कहते हैं कि वो इट इज़ नॉन एक्जिस्टेंट इन एब्सोल्यूट सेंस, है ना? इसका कभी भी इस वस्तु में कभी भी इसकी उपस्थिति नहीं हो सकती है, इसका कभी भी अस्तित्व इसमें पाया नहीं जा सकता है। तो ये अत्यंता भाव कहलाता है। ये 4 तरह के अभाव होते हैं, जो कि वस्तु के स्वरूप को सुनिश्चित करने में बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। इसलिए नॉन एक्जिस्टेंस इस कांसेप्ट की भी अपनी बहुत यूटिलिटी है, और वो इस रूप में है कि अगर हम फर्स्ट प्रकार का जिसको हम प्राग भाव कहते हैं, अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सो देयर विल बी नो न्यू प्रोडक्शन। फिर कोई चीज़ की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। कोई चीज़ अगर पहले से नहीं दिख रही तो उसका कभी अस्तित्व बन ही नहीं सकता है। तो कितने भी आप प्रोसेस कर लें, आप कभी दूध से दही नहीं बना सकते हैं, ईंट पत्थर चूने से कोई मकान का निर्माण नहीं कर सकते हैं, धागों से कभी कपड़े का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले तो एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। पहले तो केवल रॉ मटेरियल होता है। सो रॉ मटेरियल को आप नया फॉर्म देते हैं, नया प्रोडक्शन बनाते हैं उससे, वो सारा संभव ही नहीं हो पाएगा यदि हम पहले वाला अभाव स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा वाले अभाव को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो देयर विल बी नो डिस्ट्रक्शन, फिर तो कोई चीज़ नष्ट होगी ही नहीं। एक बार अगर वो बना दी गई है, तो वो फिर कभी नष्ट होने वाली नहीं है। प्लास्टिक के बारे में जैसे कहा जाता है कि प्लास्टिक अस्तित्व में आ गया, अब इसको मिटाना जल्दी से संभव ही नहीं है। कितना भी आप डंप करने की कोशिश करो, कितना भी समुद्र में डाल दो, ये गलने वाला नहीं है, ये जलने वाला नहीं है, ये मिटने वाला नहीं है। तो उसके कारण से कितना पॉल्यूशन जो है अर्थ पर हो रहा है, धरती पर कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर इसी तरह से हर पदार्थ भी, यद्यपि प्लास्टिक को आप एक तरह से उसका दूसरा एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, उस अर्थ में उसका विनाश होता रहता है। किंतु वो प्लास्टिक के फॉर्म में जिस तरह से उसको पूरी तरह से डिसॉल्व हम करना चाहें तो वो नहीं होता है। अगर इसी तरह से हर पदार्थ जो बना हुआ है, वो अगर नष्ट ही नहीं होगा तो नए प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मार्केट में। फिर उसी का पुराने का ही यूज़ चलता रहेगा, और वो अगर हम नया प्रोडक्शन करेंगे तो फिर हमारे घर में रखने के लिए सामान रखने के लिए जगह भी नहीं रहेगी, क्योंकि पुराना भी नष्ट नहीं हो रहा है और नया भी जो है अगर हम बसाते जा रहे हैं तो घर पूरा उसी से भर जाएगा, हमारे लिए रहने के लिए स्पेस की कमी पड़ जाएगी। तो पुराने पदार्थ नष्ट होते रहते, पुराने फॉर्म में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो नष्ट होती रहती है, नए फॉर्म में आती रहती है। तो इसी रूप में सृष्टि का और एक तरह से मार्केटिंग का काम भी चलता रहता है, बिज़नेस और इकोनॉमी आगे बढ़ती रहती है। तीसरा जो तरीका है कि एक दूसरे में वस्तु का अभाव मानना। अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं, इस अभाव को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर हर चीज़ में कन्वर्ट की जा सकती है। हर चीज़ को हर चीज़ कहा जा सकता है, फिर पिलर को भी कुंभ कहा जा सकता है, कुंभ को भी पिलर कहा जा सकता है। तो इससे बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हमें एक-दूसरे से डिफ़र करके देखना होगा, डिस्टिंक्ट करके देखना होगा कि पिलर को कुंभ नहीं कह सकते, चाहे वो एक ही मिट्टी से बने हुए हों। कुंभ अलग चीज़ है, पिलर अलग चीज़ है। पिलर की अलग यूटिलिटी है, कुंभ की अलग यूटिलिटी है। उनके फॉर्म में भी अंतर है, उनके नाम में भी अंतर है, उनकी क्वालिटी में भी अंतर है।
तो ये सब चीजें अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो एक ही पदार्थ को सब रूपों में देख सकते हैं या एक दूसरे के रूप में देख सकते हैं। इससे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और सब वस्तुएं आपस में इस तरह से मिल जाएगी कि किसी को भी डिफाइन करना या डिफरेंशिएट करना या डिस्टिंक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। चौथा प्रकार का अभाव को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो इससे ये होगा कि इस संसार में दूसरा कोई पदार्थ होगा ही नहीं, एक ही पदार्थ सारे विश्व में दिखाई देगा। उसी के ये सारे प्रोडक्ट होंगे, उससे डिफरेंट कोई चीज को एक्सेप्ट आप नहीं कर पाएंगे। जीव और अजीव में से अगर अजीव जीव में मर्ज हो सकता है, अजीव जीव में मर्ज हो सकता है, तो या तो जीव का अस्तित्व रहेगा या अजीव का अस्तित्व रहेगा, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह सकता है। तो इनको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो फिर जीव अजीव की जो पहचान है, जो उनकी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और ये कहना मुश्किल होगा कि ये पदार्थ अलग-अलग हैं या इतने प्रकार के हैं। फिर तो हमें यही कहना पड़ेगा कि इस संसार में एक ही तत्व है, उसे चाहे हम जीव कहें, चाहे अजीव कहें। उन दोनों के बीच में भेद रेखा खींचना मुश्किल हो जाएगा और फिर जीव और अजीव ये 2 शब्दों का प्रयोग करने का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए ये माना जाता है विज्ञान की दृष्टि में भी कि संसार में बाइनरीज हैं, यानी 2 डिफरेंट चीजें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो ना एग्जिस्ट करे तो इस विश्व का अस्तित्व कायम नहीं रह सकता है। ये जो विश्व जिस रूप में चल रहा है उस रूप में ये चल नहीं सकता है। किसी भी एक चीज से सारे विश्व के सारे पदार्थों की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकती है। हमें मानना पड़ेगा कि कोई दूसरा तत्व है और उसके साथ इंटरेक्शन होने से ये डिफरेंट मल्टीफेरियस यूनिवर्स के रूप में हम यूनिवर्स का अस्तित्व देखते हैं या मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनिवर्स हमें दिखाई देती है, डिफरेंसेस नजर आते हैं, डाइवर्सिटीज नजर आती है, मल्टीप्लिसिटी नजर आती है, प्लुरलिटी हमें देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, एक दूसरे से वो बहुत डिफरेंट होते हैं, हमें नजर आते हैं। ये इसी कारण से नजर आते हैं कि इस अभाव के स्वरूप को जब तक हम स्वीकार करेंगे तब तक ही इस डिफरेंसेस को हम प्रूव कर पाएंगे। और जब अगर हम अभाव के इस अस्तित्व को स्वीकार नहीं, अभाव के इस कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये सारे डिफरेंसेस को भी हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, इनको अस्वीकार करना पड़ेगा और उससे भी एक बहुत ही बड़ा एक केओटिक कंडीशन बन जाएगी। वस्तुओं के और या विश्व के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में नास्ति या नास्तित्व के को भी वस्तु का एक अनिवार्य अंग माना गया है। ये भी अस्तित्व की तरह वस्तु का एक स्वरूप है, आवश्यक धर्म है उसका, एक गुण है। उसके बिना वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, न विश्व के स्वरूप को सुनिश्चित कर सकते हैं और न अन्य पदार्थों के अस्तित्व को हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए नास्तित्व के कंसेप्ट को फिलोसॉफिकल दृष्टि से बहुत ही आवश्यक और वस्तु का एक अनिवार्य अंग माना गया है। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको ये फिलॉसफी का एक बहुत ही एक डीप कंसेप्ट है वैसे। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मेरी ओर से अनम्यूट है सभी। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं बना, थोड़ा नहीं बनना difficult है भी, वरना नहीं, टाइम लगेगा। बहुत अच्छा किया आपने, आपने बहुत बहुत अच्छा समझाया। थोड़ा हार्ड है हमारे लिए लेकिन आपने बहुत अच्छा
हमको समझाने का प्रयास किया। या वंदना ये एक तरह से ये बहुत ही प्योर फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है। इसको समझ जाए तो बहुत ही अच्छा है। वैसे सरल थोड़ा 1-2 बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। फिर भी वंदना अगर ने समझ में नहीं आए तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अभी आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई हो। चलिए शिल्पा जी का प्रश्न है, वो कर सकते हैं। हाँ, वंदा विनोद वंदा में अपने आप को हम बोलते हैं कि अपने में एक सोल है, राइट? यस। बट फिर अपने बोलते हैं कि बॉडी में भी लाइक अपने रोम रोम में भी लाइक बोलते हैं कि हम जब स्नान लेते हैं और ऐसा करते हैं तो वो मर जाते, तो फिर वो कैसे हुआ? वो इतने सारे जीव हमारे बॉडी पे भी है और लाइक अभी देखिए ये माना जाता है, साइंस का ये मानना है कि हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। गुड बैक्टीरियाज भी हैं, बैड बैक्टीरियाज भी हैं। बैड के कारण से बीमारियां होती, गुड के कारण से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सो इस तरह के जो बैक्टीरियाज को जो जीव मानते हैं, जिनको बैक्टीरियाज वो कहते हैं, तो उसकी इस दृष्टि से वो कहा जाता है कि हम स्नान करते हैं या कुछ भी गड़बड़ कुछ खाते हैं या ऐसा कोई और चीजें तत्व हमारी बॉडी में जाता है तो उनकी हिंसा हो सकती है। अब हम तो वैसे श्वेतांबर साहित्य में तो थोड़ा ये कंसेप्ट देखने को कहीं जल्दी से मिलता नहीं कि कोई इस तरह का बैक्टीरिया या जीव होते हैं। पर साइंस का ऐसा मानना है और दिगंबर साहित्य का भी ऐसा मानना है कि हमारे शरीर के अंदर असंख्य इस तरह के जीव होते हैं। और जैसे-जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे उन जीवों की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है और जो वीतराग अवस्था में पहुँच जाते, उनके वो जीवों का अस्तित्व उनके शरीर में समाप्त हो जाता है, इसलिए उनको किसी तरह का हिंसा या इस तरह का दोष नहीं लगता है। तो उनका भी ऐसा मानना है और विज्ञान तो कहता है कि भई माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको दिखाई देगा कि आपकी स्किन पर कितने बैक्टीरियाज़ हैं, आपके अंदर कितने गट में कितने बैक्टीरियाज़ हैं वगैरह-वगैरह। और उसकी संख्या तो मतलब कहना चाहिए अनगिनत है, ऐसा साइंस का भी मानना है। बंदा में वे ऐस हाँ, जीव है मतलब, क्योंकि पैरासाइट है, हाँ, पैरासाइट मूव करते हैं, बैक्टीरिया भी ग्रोथ होती है ना, अजीव हाँ, कैसे ग्रो होगा ना, जीव ही ग्रो होगा ना, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होती है ना, हम देखते हैं हुँ, मल्टीप्लाई इतनी होती है, और उनका काउंट भी करते हैं इतना है करके, और उनको मारने के लिए दवाई देते, तो ये दवाई बरोबर काम करेगी, ये दवाई काम करेगी करके बोलते हैं, तो ये हाँ, सब वो एंटीबायोटिक के नाम से आप जो मेडिसिन देते हैं, वो इसीलिए देते हैं ना? हाँ मतलब, हाँ बैक्टीरियाज़ को किल करने के बाकी लिए ही देते हैं ना, जो बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनको किल मारने में। करने के लिए। हम्म, अब जो भी है, विज्ञान का ऐसा मानना है और दिगंबर साहित्य का भी थोड़ा ऐसा मानना है। श्वेतांबर साहित्य में ऐसा कुछ रेफ़रेंस हमको देखने को थोड़ा नहीं मिलता है इस संदर्भ में कि बॉडी में कोई जीव होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर होते भी हैं सपोज़ तो अपन जैसे सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव जिनको कहा जाता है, वो सारे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। तो यूनिवर्स में हर जगह फैले हुए हैं, तो वो बॉडी में भी हो सकते हैं। किंतु वो हमारे मारने से मरते नहीं है, हमारे कुछ करने से उनको कुछ नुकसान होता नहीं है, जो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव जिनको हम कहते हैं। तो वो तो फिर कहीं भी हो सकते हैं, परंतु उनकी हमारे द्वारा कोई हिंसा नहीं होती, हम चाहे कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें। तो अभी ये जो बैक्टीरियाज़ का जो कांसेप्ट है, इसको थोड़ा-सा देखना है कि हम उसे किस तरह से समझें और समझाएँ। ये मेरी दृष्टि में तो इतना ही है कि बॉडी के अंदर जैसे इन्फ्लेमेशन होता है तो डॉक्टर्स तो यही हमारे सुनील जी हैं ही यहाँ पर बैठे कि वो बैक्टीरियाज इस तरह के जनरेट होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं, चीज स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन इस तरह से होता रहता है और रेखा जी और ये लोग भी डॉक्टर यहाँ पर हैं। सो जस्ट ये डॉक्टर का मेडिकल का कंसेप्ट है, बट मैं तो ऐसे ही समझती हूँ कि ये तो या तो कर्मों का प्रभाव है और हमारे शरीर में कुछ इस तरह का चेंजेस उसके कारण से होते हैं या फिर हमारी अपनी कहना चाहिए कि ये बॉडी का ही एक डिफॉर्मेशन है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उससे वो इस डिफॉर्म स्टेट में आती है। पर मैं इसे थोड़ा मैं कम समझती हूँ, मानती हूँ
और यूं हर कोशिका हमारी बॉडी की जो होती है वो लिविंग होती है ना। वो लिविंग होने का मतलब है कि हमारी सोल की प्रेजेंस थ्रू आउट बॉडी में है, तो वो हर सेल का वो फंक्शन होगा। जो हम चाहे हम ब्रेन से जो सोच रहे हैं वही हमारी सेल भी सोच सकती है, क्योंकि सोल सब जगह प्रेजेंट है। तो उसका वो जिस सेल का बॉडी के जिस पार्ट का जो भी फंक्शन है वो सोल के थ्रू होता रहता है। तो ये कर्मों का और सोल का इंटरेक्शन मानती हूँ मैं इसको, तो ज्यादा मैं बैक्टीरिया के रूप में मेरा थोड़ा कम वो विश्वास है इन चीजों में, बट हो सकता है रियलिटी में। ओके। वंदना में एग्जाम्पल है, अभी किसी हम्म को बुखार हो गया, फीवर हो गया, हम सोच रहे हैं उसका ब्लड में बैक्टीरिया है, तो क्या हम्म करते हैं हम लोग, अगर कर्म, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक ए स्टेटमेंट, अगर हम्म हम उन पेशेंट का ब्लड बाहर निकालते हैं, बाहर हम्म निकाल कर एक हम्म डिश में डालते हैं, उसमें चॉकलेट जैसा अगार होता है या बैक्टीरिया ग्रो होने के लिए पदार्थ होता है, अगर हम्म उसमें ग्रोथ दिख गई तो हम बोलते हैं पेशेंट के ब्लड में बैक्टीरिया है करके। वो ब्लड हम्म निकालने के बाद वो कर्म होकर थोड़ी आएगा, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। सो वो डिश में ग्रोथ हो जाता है, उस ग्रोथ से हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस है, स्टेफिलोकॉकस, ये बैक्टीरिया ये है करके। अब ग्रोथ नहीं हुआ तो उनको बोलते हैं ब्लड कल्चर नेगेटिव है, बैक्टीरिया नहीं है ब्लड में, तो इसे बोलते हैं। अतः हम अपना ये शास्त्र का ये सिद्धांत है कि बॉडी का कोई भी पार्ट आप जब अलग करते हो तो 48 मिनट के अंदर उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना, आफ्टर 48 मिनट के बाद में। सो वो अपने आप ही हो जाएंगे, परंतु वो जर्म्स जो है वो ह्यूमन जर्म्स, उसको अगर ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन जर्म्स होंगे, जिसको अपन समुच्चय मनुष्य कहते हैं। क्लियर। तो किसी की भी बॉडी हो, किसी भी जीव की बॉडी हो, उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अलग अलग होता है, ओपन रहता है कुछ समय के लिए। चाहे वो अपने शरीर से अलग हो चुका है, आप ब्लड की बूंद हो, चाहे हमारा फ्लैश हो, चाहे और कई तरह का तत्व हमारी बॉडी का हो, चाहे स्टूल हो, यूरिन हो, कोई भी तरह की गंदगी भी क्यों ना हो, वो भी अगर कुछ समय के लिए आप ओपन स्पेस में या ओपन एनवायरनमेंट में रहेगी तो उसमें कई तरह के इस तरह के, जिसको हम बैक्टीरिया की भाषा बोल रहे हैं, मैं उसको कहती हूँ समुच्चय मनुष्य होते हैं। सो वो ह्यूमन जर्म्स उसमें उत्पन्न हो जाएंगे और 48 मिनट के बाद, तो वो हो सकता है और वो अनगिनत हो जाते हैं। अब आप उसके आधार पर कोई उसको बॉडी में भी वो बैक्टीरियाज हो गए ऐसा कुछ कहते हैं तो वो ठीक है। हम्म उसको पर ये बाहर तो उत्पन्न हो सकते हैं, हम मानते हैं उसको, है ना, पर भीतर में कैसे हो जाते हैं ये थोड़ा हमारे ठीक है, विज्ञान और साइंस और मेडिकल के लोग जो जिस तरह से बोलते हैं तो मान लेते हैं थोड़ा बहुत, क्यों अपन ये भी मानते हैं ना कि कर्मों का उदय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव और भव, इन 5 कारणों से होता है। तो आप मेडिसिन दे रहे हो और किसी के शरीर में कोई दर्द है, पीड़ा है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो अगर वो हो गया है तो वो आपकी मेडिसिन से फिजिकल लेवल पर जो इन्फेक्शन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उस इन्फ्लेमेशन को भी कम कर सकते हो दवाई के कारण से। आप कर्म का अगर उदय हो रहा है किसी के, सपोज कर्म के उदय से अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी में किसी कारण से जनरेट हुआ भी है तो आप मेडिसिन से भी उसको कंट्रोल बाहर से भी कर सकते हो, है ना, उस कर्म के उदय को रोक सकते हो कुछ टाइम बिंग के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिकल साइंस जो है वो कर्मों को और एक तरह से कर्मों का इलाज नहीं करती है, पर वो फिजिकल लेवल पर जो उसके सिम्टम्स बनते हैं, कर्मों का जो उदय प्रभाव आता है फिजिकल लेवल पर, उसको कंट्रोल करने में मेडिकल साइंस जो है सक्सेसफुल हो सकती है। बाकी कर्मों को नहीं तोड़ सकती है, कर्मों को तो आपको तब जब ध्यान स्वाध्याय आदि से जोड़ करना पड़ेगा, और ये बाहरी फैक्टर्स कभी कभी उसके प्रभाव को रोक सकते हैं, कर्म के प्रभाव को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। नहीं नहीं, बरोबर है। वंदना में आपने बोला ये बैक्टीरिया वगैरह है, फॉर एग्जांपल हमारा एक पेशेंट है हॉस्पिटल में भी, उसको 2 महीना से हम ढूंढ रहे हैं, उसको ब्लड निकालते हैं, ब्लड कल्चर बेस है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया आपने सुना होगा मरसा करके, MRSA करके, मरसा, MRSA, वो खतरनाक बैक्टीरिया। हाँ 8 डिफरेंट टाइम में उसका ब्लड टेस्ट 2 महीने में बार बार निकालते गए, हम कल्चर करते गए, सभी बॉटल में सेम बैक्टीरिया है मरसा करके। देन इतना स्पेशलिस्ट भी आके देखें, फिर हमको बुलाए वापस, मरसा है, ध्यान रखो कहाँ से आ रही है, हार्ट से आ रही है करके। तो भी तो कैमरा वगैरह डाल के हम आइडेंटिफाई किया, हार्ट का वॉल में वो इन्फेक्शन छिपा हुआ है, वो हिलता है इन्फेक्शन, उसके कारण वो बैक्टीरिया ब्लड में जा रहा है, तो उसको अभी ट्रांसफर किए हैं। ओके, तो 8 बॉटल्स में परसिस्टेंटली सेम बैक्टीरिया आया था हम,
तो वो बाहर का कंटामिनेशन का, बाहर का जर्म्स का सवाल ही नहीं है, पेशेंट के ब्लड के अंदर से आ रहा है, क्योंकि ऑल 8 वर पॉजिटिव कंटिन्यूसली। सो देर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट बंदा में, ये तो शरीर में से ही निकल रहा है करके वो मालूम पड़ गया। वो कहाँ से आ रहा है, वो वाल्व से आ रहा है, वो भी मालूम पड़ गया। वो वाल्व को ठीक करो, इन्फेक्शन को ठीक करो, और 2 महीने के बाद वापस ब्लड टेस्ट कराएंगे, नेगेटिव आया। ये तो कॉमन है हमारा मेडिकल में एक्चुअली। सही है, नहीं वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट क्यों हुआ है, या तो कुछ गड़बड़ खाया है, नहीं बरोबर है, खाने वो तो इन्फेक्शन खाने कहीं का से आया खाने है की सर। गड़बड़ी से तो आपकी बॉडी में कोई विजातीय तत्व चला गया है। अब वो बात सही है कि विजातीय तत्व जब बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कुछ नए तरीके के चीजें उसमें जनरेट कर सकता है, परंतु अब वो जीव, उसे हम जीव माने, ये थोड़ा मुझे कम समझ में आ रहा है कि वो दो चीजों का इंटरेक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है या जो भी रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से कोई थर्ड टाइप की चीज जनरेट हो सकती है बॉडी के अंदर, बट उसको हम जीव कहें, ये थोड़ा मेरी बुद्धि में अभी तक मैं बरोबर। मेडिकल साइंस के लोगों से, आप लोग चूंकि अब समाज के हो इसलिए मैं आपके सामने ओपनली बोल रही हूँ, Sure. बट डॉक्टर्स के सामने तो एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है आपका अपना स्टडी है और आप जिस तरह से प्रूव कर रहे हो, पर हाँ बॉडी के बाहर आने पर हो सकता है। बॉडी से जब सोल निकल जाती है तब भी आप देखेंगे 48 मिनट के बाद शरीर के अंदर बहुत तरह के कीड़े उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए डेड बॉडी को बर्फ में रखा जाता है ना, ये उसके हाँ, आसपास सुगंधित द्रव्य रखे जाते हैं ताकि उसकी बॉडी में उस तरह की चीजें जनरेट ना करे। तो वो तो हो सकता है, सोल जैसे ही निकली वैसे ही जीव उत्पन्न होने हो जाएंगे, या वो बॉडी का कोई भी ब्लड का, फ्लैश का, गंदगी का कोई भी चीज बाहर में ओपन में एनवायरनमेंट में रह गई तो जनरेट हो जाएगा, पर बॉडी में रहते हुए हो जाता है, ये थोड़ा मुझे कम लग रहा है। खाने में या तो कभी-कभी जैसे मान लीजिए कुछ लोग गोभी खा लेते हैं और उसमें कीड़ा चला जाता है, तो ब्रेन में भी चला जाता है, बॉडी के किसी पार्ट में चला गया। फिर वहीं पे कोई उसकी ग्रोथ हो गई तो हो गई, मुझे मालूम नहीं कि वो हो जाती है कि नहीं हो जाती, बट अगर होती है तो वैसा कोई चीज़ें तो हो सकती है, बट हम बॉडी के अंदर इतने जर्म्स मानते हैं या बैक्टीरियाज मानते हैं, उनको एक तरह से लाइफ मानते हैं, सेपरेट इंडिपेंडेंट लाइफ मानते हैं। तो अब इसको नहीं, मेरे बरोबर अभी चूँकि बरोबर। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आचार्य श्री से पूछने से पता चलेगा, और हो सकता है महाप्रज्ञ जी के पास में कुछ इसका समाधान भी होता है। मैं दिगंबर साहित्य को भी मैंने देखा है, हम्म। वो इस तरह के जर्म्स मानते हैं कि मनुष्य के अंदर इस तरह के बैक्टीरियाज, जिनको वो जीवाणु, उनका अलग ही नाम है उनके, तो उसको अभी मुझे मुँह पर टंग कर नहीं आ रहा, उनका अलग ही तरह का नाम है उसके लिए, तो वो मानते हैं। ठीक है। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि भाई अगर है भी तो ये एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव हैं जो कि सेपरेट है, इनका हमारे से कोई लेना देना नहीं, और ये हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ। और तो अब ये है तो थोड़ा। मतलब फंगस, फॉर एग्जांपल फंगस भी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बोलते हैं अपने को, तो हम्म, फंगस स्ट्रेट मालूम पड़ते हैं ना। खाने के बाद में रखते हैं, फूलन आ जाती है फर्स्ट, इंटरेस्टिंग। हाँ तो वो फंगस शरीर में भी, फंगस फंगस भी शरीर के अंदर भी होती है। इम्यूनो सप्रेस पीपल को फंगस का अच्छा, इन्फेक्शन होकर मार देते हैं, शरीर खत्म कर देते हैं आदमी को भी। तो हम ये कल्चर करते हैं, फंगस का ग्रोथ आता है इसमें, कल्चर्स में। अब ये है जैसे अपन योनि का जो कंसेप्ट है, सचित्त योनि, अचित्त योनि, मिश्र योनि, 3 तरह की योनियां मानते हैं, ठीक है ना। तो सचित्त योनि, अचित्त योनि, जैसे आपने फल का कहा, फल का तो अपने आप में अचित्त है, उसमें कोई लाइफ नहीं था मूल में, बट वो खुले एनवायरनमेंट में लंबे समय तक पड़ा रहा तो थोड़ा बहुत उसमें पानी का जो कंटेंट रहता है उसके कारण से फंगस जनरेट हो जाती है उसमें सपोज, और नहीं भी हो पानी का कंटेंट, जैसे गेहूं है, गेहूं अनाज में कीड़े लग जाते हैं, क्यों लग जाते हैं कि वो अचित्त पदार्थ में भी योनि वो बनने की क्षमता होती है, वो भी स्प्राउट भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा पानी का कंटेंट मिल गया तो, या उसमें भी कुछ जीव उत्पन्न हो सकते हैं, है ना, जैसे इल्ली वगैरह जो उत्पन्न होते हैं अनाज में होते हैं, लकड़ी में होती है, तो वो अचित्त पदार्थ भी योनि बन सकते हैं, यानी उसमें जीवों की उत्पत्ति हो सकती है सेपरेट। अब जहां तक है बॉडी की बात है तो वो मैं थोड़ा सा ये सोचती हूँ कि ये हर सेल ही आपको दिखेगी कि एक लिविंग सेल, एक एक प्रकार का जीव के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में आप हर सेल को देख सकते हो, और परंतु वो हर सेल जो है सोल से गवर्न हो रही है, कर्म और सोल से गवर्न हो रही है, और उनमें उस तरह का एक्शन, एक्टिविटीज, फंक्शन आपको देखने को मिलेगा,
और कर्म का जैसे जैसे उदय होगा उस रूप में बॉडी के अंदर भीतर से वो इफेक्ट आने शुरू होंगे। तो कर्मों के प्रभाव तो इंटरनल रूप में तो होंगे ही होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी हमको दिख रहे हैं वो सारे कर्मों के प्रभाव एक तरह से। तो वो होंगे, अब उसको जीव कह देना ये तो फिर वो हमारा ही जीव है। मूल में तो मैं ये कहती कि बॉडी का हर पार्ट आप ही से कनेक्टेड है और जो कुछ हो रहा है वो आप ही के कर्मों के प्रभाव से हो रहा है उसमें। ठीक है, बाहरी चीजें भी काम कर रही है। एनवायरनमेंट में अगर पोल्यूशन है, खान पान में कोई गड़बड़ है, खाने की जो भी चीजें हैं उसमें पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये इस तरह की चीजें जो जा रही है बॉडी के अंदर तो वो इफेक्ट तो करेगी, उसका रिएक्शन तो होगा ही बॉडी के अंदर। बरोबर. थँक यू मॅम. कृतज्ञ असतो. यस, सुख साधना में। चलिए तो ठीक है, आप इसको हाँ इसको देखते रहिए। ये अभाव का कंसेप्ट बहुत ही प्योर फिलोसॉफिकल आइडिया है, परंतु समझना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है. थँक यू. थैंक यू. चलिए ठीक है।